दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कचारगढ़ दाई काली कंकाली के दर्शन को। दोस्तों, कचारगढ़ वैसे तो महाराष्ट्र की सीमा के अंतर्गत आता है, परंतु यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित है। इसीलिए यहाँ हर साल छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों से लाखों की संख्या में भक्तगण दाई काली कंकाली के दर्शन को जाते हैं। आपको बता दूं कि कचारगढ़ गोंड आदिवासी समुदाय के सबसे प्रमुख एवं प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है। यही वजह है कि हर साल यहाँ फरवरी के महीने में लगने वाले मेले पे न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी गोंड आदिवासी समुदाय के लाखों भक्तों का जत्था मेले में माता के दर्शन को आता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्राचीन एवं प्रमुख देवी मंदिरों के सफरनामे के इस भाग में आज मेरे साथ आनंद मिश्रा जी एवं उनके भाई भी हैं। दोस्तों, रायपुर से कचारगढ़ जाने के लिए हमें भिलाई दुर्ग वाला रूट लेकर के जाना होता है। रायपुर से भिलाई, भिलाई से दुर्ग, दुर्ग से राजनांदगांव और राजनांदगांव से तुमड़ी मोड़ होते हुए डोंगरगढ़ तक जब आप जाएंगे, तब डोंगरगढ़ से डोंगरगढ़ पुलिस चौकी के पहले लेफ्ट लेकर आपको दर्रे कसा, साले कसा, गोंदिया वाला रूट लेना होता है। यह रास्ता गांव एवं जंगलों में से होकर के गुजरता है। इसी रास्ते पे दर्रे कसा रेलवे स्टेशन के पास से कचारगढ़ के लिए रास्ता कटा हुआ है। अगर आप बाय ट्रेन कचारगढ़ जाना चाहते हैं तो दर्रे कसा तक आप ट्रेन से आ सकते हैं और दर्रे कसा से आप किसी लोकल वाहन से या फिर पैदल ही कचारगढ़ तक जा सकते हैं। दर्रे कसा रेलवे स्टेशन से कचारगढ़ की दूरी महज 5 से 7 किलोमीटर की ही है। तो आइए चलते हैं कचारगढ़ दाई काली कंकाली के दर्शन को। दोस्तों, तुमड़ी मोड़ टर्निंग से जैसे ही आप नेशनल हाईवे से अलग होते हैं, वहां से लेके कचारगढ़ तक का पूरा रास्ता छोटे छोटे गांव और जंगलों में से होकर के गुजरता है। तो बेहतर होगा कि आप जब भी इस तरफ आएँ तो अपने निजी वाहनों से ही आएँ। ये जो सामने आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये डोंगरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं और इन्हीं पहाड़ियों में दूर ऊपर शिखर पर डोंगरगढ़ वाली बमलेश्वरी माता का मंदिर भी दिख रहा है। दोस्तों, डोंगरगढ़ से जैसे ही हम दर्रे कसा गोंदिया वाली रूट पर घुसे तो आप देख सकते हैं कि सामने कितने घने जंगल हैं। दूर दूर तक कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा है, न कोई गाड़ियाँ, न लोग, सिर्फ घने जंगल। और आपको बता दूं कि ये जंगल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले जंगल हैं। इन्हें विदर्भ के जंगल भी कहा जाता है। दोस्तों, चूँकि मैं रायपुर से सुबह 5 बजे से निकला हुआ था और आनंद जी भी भिलाई से लगभग 6 बजे से निकले हुए हैं, इसलिए ब्रेकफास्ट आनंद जी ने घर से ही पैक करा कर लाया हुआ था, जो हमने इन्हीं जंगलों के बीच में एक अच्छी सी छाँव वाली ठंडी जगह देखकर कर लिया। फिलहाल आप सामने देख रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के बैरिकेड्स लगे हुए हैं, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ की सीमा है और ये बैरिकेड्स शायद इल्लीगल शराब की स्मगलिंग को रोकने के लिए है।
सामने बोर्ड पर आप देख सकते हैं, यहाँ से दर्रे कसा सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। खूबसूरत जंगल, जंगलों में लगे महुआ के पेड़ और रास्तों पे फैले महुआ के फूल। इन्हीं खूबसूरत रास्तों में से होकर हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों, शायद जंगल में प्राकृतिक तौर पर आग लगी हुई है या यहाँ के लोकल्स ने साफ सफाई के लिए लगाई हुई है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत सा ये दृश्य है कि जंगलों में आग लगी हुई है और उनके बीच से एक पतली सी सड़क से होते हुए हम अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। ये अनुभूति बहुत ही कम देखने को मिलती है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कचारगढ़ के मुख्य द्वार पर। दोस्तों, ये कचारगढ़ का मुख्य द्वार है जो फिलहाल बंद है, इसलिए हम अपनी बाइक्स यहीं पार्क करेंगे और यहाँ से पैदल ही ट्रैक करेंगे। शायद कोरोना महामारी के चलते ये फिलहाल बंद रखा गया है। आम दिनों पे ऊपर दाई कंकाली के मंदिर तक गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ पार्किंग स्थल बना हुआ है। मानव जीवन से बिल्कुल अछूती इन घने जंगलों वाली पहाड़ियों पर जैसे ही हमने ट्रैक करना शुरू किया, हमें समझ में आ गया कि ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी है। दोस्तों, यहाँ आने के पहले जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमने गोंड आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों से बातचीत की थी और उन्होंने बताया था कि पिछले महीने फरवरी के महीने में जब यहाँ मेला लगा था तो यहाँ शेर भी देखा गया था और अक्सर यहाँ की एक गुफा में शेर आ जाया करता है। अब शेर का नाम सुनकर डरना तो स्वाभाविक है, तो ऐसे ही उत्सुकता और डर के साथ हम तीनों आगे बढ़ रहे थे और जैसे ही किसी भी जानवर की आवाज़ आती थी, चिड़ियों की आवाज़ या बंदरों की आवाज़ आती थी, तो तुरंत सबके कान चौकन्ने हो जाते थे। पर उसके साथ साथ सेल्फी खिंचवाते, वीडियो बनाते, मस्ती करते हम सब ऊपर चढ़ रहे थे। एक बात आपको और बोलना चाहूँगा कि जब आप ऊपर ट्रैक करना शुरू करें उसके पहले पानी की बोतल ज़रूर साथ में रख लें, क्योंकि पहाड़ों पे जब आप ट्रैक करते हैं तो धूप बहुत तेज़ लगती है और बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ऐसे में पानी ना सिर्फ आपके बॉडी का हाइड्रेशन बनाए रखता है बल्कि आपकी थकान को भी कम करता है। आपस में मस्ती करते करते, ट्रैक करते करते हम पहुंच चुके थे दाई काली कंकाली के मंदिर तक। दोस्तों, जहां से हम ट्रैक करके आए हैं यहाँ तक गाड़ियां आती हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सभी। इस तरफ खाई है और सामने है दाई काली कंकाली का मंदिर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए धीरे धीरे निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे बैठने के लिए कुर्सियाँ, पीने के लिए नल आदि आदि की व्यवस्था धीरे धीरे बन रही है। इतने देर की चढ़ाई पे पहली बार मैंने कुछ लोग देखे और यकीन मानिए बहुत खुशी हो रही है, वरना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम 3 ही यहाँ पे अकेले हैं। ये यहाँ का पार्किंग स्थल है और यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ पार्क होती हैं। इसके जस्ट पीछे खाई है और इसके ठीक बगल में है दाई काली कंकाली का मंदिर। तो आइए दर्शन करते हैं दाई काली कंकाली पेंठाना की। जय माता रानी। दो पहाड़ियों रानीगढ़ एवं कचारगढ़ के बीच में बसा हुआ दाई काली कंकाली का ये मंदिर बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही शांत है, बहुत ही मनमोहक है। दोस्तों, यहाँ की पूजा अर्चना गोंड आदिवासी समाज के तरीकों से की जाती है।
यहाँ के पुजारी जी से हमने मंदिर के इतिहास के बारे में, कचारगढ़ के इतिहास के बारे में बहुत सी चर्चाएं की और एक बहुत ही अच्छी कहानी जो हमारे सामने आई वो ये थी कि जब दाई काली कंकाली के बच्चे दूध की तलाश में ऊपर कचारगढ़ की पहाड़ियों पर गौरा के पास पहुंच गए और गौरा से दूध की मांग करने लगे, तब शंभू शेख ने उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें कचारगढ़ की गुफा में बंद कर दिया। परंतु गौरा उन्हें अपने बच्चे मान चुकी थी और उन्हें दूध पिलाती थी और एक गुप्त रास्ते से रोज उन्हें खाना देने भी जाती थी। जब दाई कंकाली को इसका पता चला तो उन्होंने जाकर अपने बच्चों की जान बचाई थी और इसीलिए कचारगढ़ की गुफा का इतना अधिक महत्व है। दोस्तों, एक और बात आपको बता दूं कि कचारगढ़ को एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा भी माना जाता है। इसका साक्ष्य आपको गूगल पर मिल जाएगा। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं पहली गुफा के पास। पहली गुफा में ऊपर और नीचे दो गुफाएं हैं। नीचे वाली गुफा पहली वाली गुफा से आकार में छोटी है, परंतु उसकी गहराई बहुत अधिक है। ये जो सामने आप देख रहे हैं यह नीचे वाली गुफा है और आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट आपके और हमारे हाइट से भी अधिक है और अंदर गहराई आप देख ही सकते हैं। अब चलते हैं ऊपर वाली बड़ी गुफा में। वहां तक जाने का रास्ता इन्हीं सीढ़ियों में से होकर जाता है। दोस्तों, ये है ऊपर वाली बड़ी गुफा। अगर आप ध्यान दें तो ये जो पॉइंट है ये ठीक महाबलेश्वर के हाथी मट्ठा पॉइंट जैसा दिख रहा है। खैर, हम गुफा में आगे बढ़ते हैं और जैसे ही आप गुफा के अंदर घुसेंगे आपको समझ में आएगा कि ये गुफा वाकई में कितनी बड़ी है। चारों ओर गुफा की दीवारों पर या तो प्रकृति ने कुछ आकृतियाँ उकेरी हैं या इंसानों ने कुछ आकृतियाँ बनाई हैं। एक शिवलिंग जैसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये जो सामने आपको त्रिशूल दिख रहे हैं ये नागदेव का मंदिर है। यहाँ बगल में ये जो पत्थर है इस पे नागदेव लिखा हुआ है। बाकी जो मंदिर हैं उनके आसपास कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो उनके बारे में यहाँ का कोई जानकार ही आपको बता पाएगा। हम सभी को भगवान मानकर, सभी को प्रणाम कर इस गुफा को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सामने चारों ओर पहाड़ियाँ हैं और हम पहाड़ के शिखर पर हैं। ये एक तरीके की एक बहुत बड़ी मांद है और आप देख सकते हैं कि इस गुफा में हम तीनों कितने छोटे नज़र आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गुफा कितनी बड़ी होगी। और ना सिर्फ ये गुफा बड़ी है बल्कि इसकी दीवारों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दीवारों के अंदर अंदर से भी बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे मांद गए हुए हैं जो अंदर बहुत गहराई तक है। शायद पहाड़ों से आने वाले पानी के रिसाव की वजह से चट्टानों का रंग जगह जगह बदल गया है, चट्टानों के आकार जगह जगह बदल गए हैं, पर यह तो तय है कि ये गुफाएं अंदर बहुत गहराई तक जाती हैं। ऐसे ही नहीं इन्हें एशिया की सबसे बड़ी गुफाएं कहा जाता है। दोस्तों, गुफा के इन खूबसूरत नज़ारों को देखने में जब हम खोए हुए थे तो साथ ही साथ मन में एक डर भी लगा हुआ था। ये गुफा इतनी सुनसान है और जो हमने शेर के बारे में सुन रखा था कि कहीं उससे सामना ना हो जाए। और यहाँ से हम जैसे ही
दूसरी गुफा की ओर आगे बढ़े। हमें नहीं पता था कि हमारा डर बहुत जल्द सच में बदलने वाला है। ट्रैकिंग करते हुए जैसे ही हम दूसरी गुफा के मुहाने पर पहुंचे, जिन चीज़ों से हमारा सामना हुआ उन्होंने हमें अंदर तक डरा दिया। सबसे पहले गुफा के मुहाने पर हमें दिखा एक मांसाहारी जानवर का ताज़ा लीड, यानी कि उसका गोबर। इसके तुरंत बाद जैसे ही हम गुफा के अंदर गए, बहुत सारे चमगादड़ों के साथ हमें ज़मीन पर निशान दिखाई शेर के नाखूनों के। वो पंजा का निशान है। नाखून देखो, ये पंजा का निशान नाखून है। देखो, ये नाखून है ये। हाँ गप्पू, बदबू आती है। मत चल। जाओ, सही में मत जाओ, बदबू आ रहा गप्पू है भैया, बदबू आ रहा है, मत जाओ। नारियल फोड़े है, मना है, देख। दोस्तों, शेर के नाखूनों के निशानों और उसकी ताज़ा गोबर के अलावा हमें यहाँ से एक बहुत तेज स्मेल आ रही थी, ठीक वैसे ही जैसी चिड़ियाघर में शेर या चीते के पिंजरे के पास से आती है, यानी कि किसी बड़े मांसाहारी जानवर की शरीर की बदबू। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए देखिए वीडियो का अगला भाग।